हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। आज एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसमें मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ 60 प्रश्न। और इस 60 प्रश्न में हम लोग क्या करने वाले हैं, 60 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा, इंडियन जीके भी रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ जीके भी रहने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना फ्रेंड्स। इसमें हम लोग सिलेबस पर भी चर्चा करने वाले हैं। कुछ दोस्तों को सिलेबस में डाउट था कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा करके, तो वीडियो को लास्ट तक देखना आपको बनता है, ताकि आपको सही सही जानकारी मिल सके। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, छत्तीसगढ़ वार्ड बॉय अवार्ड आया का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या रहने वाला है, 100 मार्क्स के 100 प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, 100 मार्क्स के 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से छत्तीसगढ़ी भाषा के 20 प्रश्न रहेंगे। अब छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, आपके हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, छत्तीसगढ़ी भाषा हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, जनौला, तत्सम, तद्भव, ये सारे टाइप्स जो भी आप सुनते हैं, सारा चीज़ इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ भाषा को मत देख के जाना, हिस्ट्री वगैरह भी इसमें इंक्लूड रहेगा। क्लियर है। और देखो, सेकंड में आता है सामान्य ज्ञान, जो कि 20 प्रश्न के रहने वाले हैं। इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें रहेगा इतिहास, भारत का इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, और क्या क्या रहेंगे, संविधान रहेगा, संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं ना पॉलिटिक्स वाले, वो रहेंगे, अर्थशास्त्र रहेंगे, कंप्यूटर इंक्लूड रहेंगे, जीव विज्ञान रहेंगे, साइंस के सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, तो सारा चीज़ किस में आता है, सामान्य ज्ञान में आते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज में आते हैं, जिसमें आपको जीके तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही इंडियन जीके के अलावा आपको वर्ल्ड जीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, जो फैक्ट हम लोग देखते हैं ना, वो वाले फैक्ट भी आ सकते हैं। जैसे कि हम लोग WHO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, ये सब सारी चीज़ जो पढ़ते हैं ना, किस में आते हैं, इंटरनेशनल जीके में आते हैं सारा चीज़। ठीक है, तो मुझे आपको वीडियो बनाने का मकसद यही है फ्रेंड्स, कि आपको सारा चीज़ क्लियर रहे, ताकि आपको ये ना लगे कि हमको किस चीज़ को पढ़ना है और किस चीज़ को छोड़ना है, इसमें कन्फ्यूजन रहे, ये चीज़ आपको ना लगे, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको सिलेबस के बारे में जानकारी है तो वीडियो को 2 मिनट का स्किप कर लीजिए, 2 मिनट का आगे बढ़ा लीजिए आप लोग वीडियो को, और आगे यहाँ से 4 मिनट से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी क्या था, तो इसमें सारा चीज़ इंक्लूड रहेगा। जीके वाले जो पोर्शन है उसमें सारा चीज़ इंक्लूड रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर भी इंक्लूड है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे ना कंप्यूटर इंक्लूड नहीं रहे करके, तो कंप्यूटर भी जीके में ही आता है। ठीक है, और देखो सामान्य अंग्रेजी में, ये तो मैं आपको करवा ही रही हूँ, सामान्य अंग्रेजी में क्या रहने वाले हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, वाक्य बनाओ, वाक्य शुद्ध करो, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, सारा चीज़ इंक्लूड रहेगा। ओके, हिंदी में क्या हो जाएगा, वही तत्सम, तद्भव, समानार्थी, विलोमार्थी, सारा चीज़ इसमें इंक्लूड रहेगा। गणित में क्या रहेगा, गणित में रहेगा आपके सारे चैप्टर्स रहेंगे, डिटेल में सिलेबस दिया होगा, आप लोग गूगल करना, या फिर आप काम करेंगे यूट्यूब में भी आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उससे देखना। ठीक है, तो गणित का भी मैं वीडियो अभी नहीं ला पा रही हूँ, लेकिन कंटिन्यू जब लाऊंगी ना, तो डेली मेरी एक वीडियो मैथ्स की मिलने वाली रहेगी। ठीक है, साथ ही फ्रेंड्स मैंने वीडियो अपलोडिंग का टाइम चेंज कर दिया है। आपसे वीडियो मेरी 7 AM को मिलेंगी, 7 AM को, और शाम को 4:20 PM को मिलेगी। ठीक है, लॉन्ग वीडियोस रहेगी ये। ठीक है ना, लगभग 1 घंटे का हम लोग क्लास करेंगे डेली, तो मतलब आपके पास कितने हो जाएंगे, डेली के 2 घंटे के क्लास हो जाएंगे, जो कि आपकी तैयारी के लिए एकदम सफिशिएंट रहने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, आपको बताना है। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 5 है, 6 है, 7 है कि 8 है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसकी संख्या है 6। ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। लेकिन अगर मूल संविधान में इस प्रकार का शब्द यूज कर दिया, भारत के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, ये पूछ दिया, तो आपको क्या लेना है, आंसर लेना है 7। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 6 है। एक अधिकार को जब संविधान संशोधन किया गया था 1978 में, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत, याद रखेंगे, ध्यान से सुनना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 44वें संविधान संशोधन के तहत तब क्या किया गया था, तब एक अधिकार को, मतलब जो कानूनी अधिकार था उसको मिला करके, मतलब जो 7 था पहले उसको
क्षय कर दिया गया था। ठीक है, कानूनी अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, उसको किसी दूसरे अधिकार में मिला दिया गया और कितना बन गया टोटल में फिर 6 अधिकार बन गए थे। ठीक है, तो वर्तमान में कितना है पूछेगा तो 6 है, लेकिन मौलिक अधिकार जो है वह मूल संविधान में कितना है पूछेगा तो 7 है। किस संविधान संशोधन के तहत नष्ट किया गया एक अधिकार को बोलेगा तो 1978 44वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार को 7 से 6 किया गया। ओके, क्लियर हो गया। कहाँ से लिया गया पूछेगा तो क्या करना है, मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ से लिया गया है, एक सेकंड मिटा रही हूँ इसको, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, सारा चीज एकदम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया है। ठीक है, और कनाडा से क्या लिया गया है, अगर आप पूछ दिया कनाडा से क्या लिया गया है करके, तो कनाडा से क्या लिया गया है, राज्यपाल का पद लिया गया है। ओके, ठीक है, और ब्रिटेन से क्या लिया गया है, एकल नागरिकता। भारत में क्या चलती है, भारत में एकल नागरिकता चलती है ना। आपके पास कितने आधार कार्ड है, आपके नाम से सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार कार्ड बने होंगे। क्यों, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं, आपको आपके नाम से सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार कार्ड बन सकता है। ठीक है, तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, इसी प्रकार से आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस से, प्रस्तावना की शब्दावली, सारा चीज का अलग अलग देशों से लिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका एक अलग से छोटा सा वीडियो 2-3 मिनट का वीडियो बना दूंगी। ठीक है, भारत में रुपया को मुद्रा के रूप में कब अपनाया गया, तो भारत में रुपया को मुद्रा के रूप में कब अपनाया गया था, इसका आंसर हो जाएगा 1950। ठीक है, कब अपनाया गया, 1950 को रुपया को मुद्रा के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, देखो अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, वह किस संविधान संशोधन जोड़े गए हैं, इसको जोड़े गए हैं 42वां। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह कब हुआ था, 1976 में आया था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को मिनी संविधान भी कहते हैं। ठीक है, मिनी संविधान भी कहते हैं इसी को। और एक चीज याद रखेंगे, प्रस्तावना जो है वह कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना जो है वह ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे लिख रही हूँ देखना, प्रस्तावना की जो शब्दावली है वह कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर हो गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में, इससे लिया गया है, जिसको और 42वें संविधान संशोधन को ही क्या कहते हैं, मिनी संविधान कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं तो यह एक प्रकार का मिनी संविधान बन जाता है। ठीक है, और प्रस्तावना की जो शब्दावली है, जितनी भी शब्दावली है, जो शब्द उसमें यूज हुए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर हो गया। देखना अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर है राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान जो है वह क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के आधार पर पूछेगा तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल लिखा है कि जनसंख्या लिखा है, ध्यान से आप लोग पढ़ना। राजस्थान जो है क्षेत्रफल के आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर, यानी कि जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। ओके, देखो अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। यदि प्रारूप समिति बोल दिया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बोल दिया तो क्या आएगा आंसर, भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। क्लियर हो गया। तो ये सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, सारा चीज एग्जाम में आएंगे आपकी। ठीक है, देखो अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, यहाँ पे टिक मार्क भी हुआ है।
कब हुई थी? 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसकी का नाम क्या रख दिया है? नीति आयोग का नाम रख दिया है, ठीक है। पहले योजना आयोग के नाम से चलता था, अब नीति आयोग के नाम से चलता है, ठीक है। देखो अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का जो तरल भाग है, एक तो होता है थक्का, जब जमता है तो क्या हो जाता है? विटामिन के की कमी की वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता, मैंने आपको बताया था। तो एक होता है ठोस पार्टिकल उसमें रहते हैं, एक होता है तरल पार्टिकल। तरल पार्टिकल को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सीरम वगैरह नहीं होता, प्लेटलेट्स भी नहीं होता, हीमोग्लोबिन भी नहीं होता, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, क्या? प्लेटलेट्स, ठीक है। और किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, ये हमने कल के जीव विज्ञान वाले वीडियो में देखा है। वीडियो आपने देखा ही होगा, मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या देखा था हमने? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, और उसको पूरा करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? गाजर। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? गाजर और हरी साग सब्जियां, क्लियर है। और प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ओके। जन्म के समय शिशु का औसत वजन कितना होता है? तो शिशु का औसत वजन जन्म के समय कितना होता है? 1.5 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो या 4 किलो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2.5 किलो, ठीक है। 2.5 किलो जो है एवरेज वजन रहता है बच्चे का जब जन्म पैदा होता है, तो ठीक है। HIV किस प्रकार का वायरस है? HIV रोग होता है जो कि एक वायरल रोग होता है, ठीक है। किस प्रकार के वायरस से होता है? DNA वायरस, RNA वायरस, फंगस या परजीवी? तो किस प्रकार के वायरस से होता है? यह होता है ऑप्शन नंबर बी, RNA वायरस, ठीक है। HIV किससे होता है? RNA वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? HIV, ठीक है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में जो लाल रंग पाई जाती है वह किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा के कारण या श्वेत रक्त कणिकाएं? तो देखो श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में हमने डिटेल में देखा था, WBC, ठीक है। WBC क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम कौन डेवलप करता है? WBC का कार्य होता है इम्यून सिस्टम, यानी कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करना, ठीक है। प्लाज्मा क्या है? तरल पदार्थ है, अभी हमने देख लिया, तो यहाँ भी आंसर नहीं होगा। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल, तो मानव शरीर में तो क्लोरोफिल होता ही नहीं है, ये किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल तो पौधों में पाया जाता है, तो इसका आंसर तो वैसे भी नहीं होगा, है ना। तो आंसर हमारा सही क्या हो गया? हीमोग्लोबिन हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। पीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो पीलिया जो होता है वह शरीर के, यानी कि जॉन्डिस की बात हो रही है, किस अंग से संबंधित है? यहाँ आपके हृदय से, यकृत से, गुर्दा से या फेफड़ा से? देखो इंग्लिश में भी मैंने टाइप कर दिया है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम से होंगे तो आपको आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो किससे संबंधित है? यह संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर यानी यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। पीलिया में क्या होता है? बिलिरुबिन, ठीक है, याद रखना, बिलिरुबिन नामक एक पदार्थ की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, जो क्या करता है? पीलापन पैदा करता है। क्या करता है? पीलापन। बिलिरुबिन की वृद्धि हो जाने के कारण क्या हो जाता है? रक्त में पीलापन आ जाता है, और यही किसको प्रभावित करता है? यकृत के कार्य को प्रभावित करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पीलिया में यकृत जो है वह प्रभावित होता है, ठीक है। कान, नाक और गला के विशेषज्ञ डॉक्टर को क्या कहते हैं? तो कान, नाक और गला के विशेषज्ञ डॉक्टर को क्या कहते हैं? नेत्र विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, कान, नाक, गला विशेषज्ञ या दंत चिकित्सक? तो देखो दंत चिकित्सक कौन से वाले होते हैं? जो दांत की मरम्मत करते हैं, दांत की ट्रीटमेंट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? दंत चिकित्सक कहते हैं। जो हार्ट से संबंधित होते हैं उसको हृदय रोग विशेषज्ञ कहते हैं, तो यह भी नहीं आएगा। जो नेत्र से संबंधित रखते हैं वह नेत्र विशेषज्ञ रहते हैं, लेकिन जो कान, नाक, गला से संबंधित रखते हैं, यानी कि ओटो
ओटोलैरिंगोलोजिस्ट, ठीक है, इसका आंसर देखना है, इतना बड़ा सा टर्म है ये, ओटोलैरिंगोलोजिस्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आँख नाक गला विशेषज्ञ जो है वह किससे संबंध रखते हैं, आँख नाक गला डॉक्टर से संबंध रखते हैं, ठीक है। गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितने सप्ताह की होती है, सामान्य अवधि एक्सपेक्टेड पूछा है ना इसमें, तो कितने दिन की कितने सप्ताह की होती है, एक्सपेक्टेड रहती है 40 सप्ताह की, ठीक है। 40 सप्ताह के अगर पहले हो गया, अगर 40 सप्ताह के गर्भावस्था के 40 सप्ताह के पहले अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसको प्री टर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, प्री टर्म कहते हैं। और 40 सप्ताह के बाद अगर पैदा हुआ है तो उसको पोस्ट कहते हैं, ठीक है, पोस्ट टर्म बेबी, ठीक है, प्री टर्म बेबी और पोस्ट टर्म बेबी, ऐसा सुना होगा आपने शायद। तो क्या होता है, जो 40 सप्ताह एक एक्सपेक्टेड डेट होता है उसके पहले अगर हो गया तो प्री टर्म बेबी कहते हैं, इमेच्योर बेबी, और अगर उसके बाद हुआ तो पोस्ट टर्म बेबी कहते हैं, ठीक है। टीबी रोग किस जीवाणु से होता है, तो कल हमने देखा था टाइफाइड, देखा था ना, टाइफाइड किसकी वजह से होता है, तो टाइफाइड होता है बैक्टीरिया की वजह से। मैंने आपको बोला भी था कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है करके, तो देखो उसी प्रकार से एक और प्रश्न आ गए हैं। तो टीबी किस रोग से होता है, टीबी जो होता है इसका जीवाणु विषाणु का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या टीबी किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी रोग होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इंग्लिश नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस और उसके बैक्टीरिया का नाम भी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं आपको बताना है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आएंगे फ्रेंड्स, देख लेना अच्छे से, ठीक है। आप में से कुछ लोग जीव विज्ञान वाले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि इस प्रकार के प्रश्न जीव विज्ञान वाला टॉपिक सिलेबस में नहीं है तो नहीं आएगा करके, बट मेरे ख्याल से मैं भी संभावित ही बता रही हूँ, मैं तो कोई पेपर सेट करने वाली नहीं हूँ, है ना, मैं भी एक्सपेक्टेड ही बता रही हूँ। लेकिन क्या है, मेरे ख्याल से जितने भी आप एग्जाम होता है ना, व्यापम हो चाहे किसी भी का एग्जाम हो, आप देखना जिससे रिलेटेड एग्जाम होता है, जैसे कि नर्सिंग हो गया, इंजीनियरिंग वाले हो गए, इंजीनियरिंग में क्या करता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, नर्सिंग वाले में क्या करते हैं नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वैसे ही आपका देखना वार्ड आया, वार्ड बॉय का एग्जाम है, तो आपको डॉक्टरी लाइन में जाना है तो आपको डॉक्टरी लाइन से संबंधित नॉलेज होना चाहिए ना, तो जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न आपके आएंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी आप लोग देख लेना आपको क्या पढ़ना है करके, ठीक है। तो चलो इस प्रकार के प्रश्न तो मेरे हिसाब से आएंगे, क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। और कौन कौन से होते हैं 4 में, चारों के नाम भी याद कर लो। 4 कक्ष होते हैं, 2 होते हैं ऊपर में, 2 होते हैं ऊपर में जिसको क्या बोलते हैं आलिंद बोलते हैं, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन करते हैं। ऊपर में 2 कक्ष होते हैं जिसको आलिंद बोला जाता है, और नीचे में 2 कक्ष होते हैं जिसको निलय कहते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा ही होगा हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, वो 2 ऊपर में होते हैं जिसको आलिंद कहते हैं, नीचे में जो होता है उसको निलय कहते हैं, ठीक है। देखो अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, ये होता है आपका 5 वर्षों के लिए, ठीक है। कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हमारे वर्तमान की राष्ट्रपति है। वहाँ की पहले किस राज्य की मुख्यमंत्री थी, झारखंड की, यह भी पूछता है ना। साथ ही आप एक और टर्म याद रखेंगे, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है, तो 5 वर्ष हमने देख लिया। लेकिन अगर राज्य की बात करें तो राज्य में कौन होता है, राज्य में राज्यपाल होते हैं। इसका चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है पूछ दिया, तो भी आपको 5 वर्ष ही आंसर लेना है, ठीक है। और राज्यपाल का कार्यकाल जो है और आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करता है, ठीक है, राष्ट्रपति के मर्जी पे निर्भर करता है, ओके। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है, तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, चटर्जी भी लिखा रहता है, ठीक है, कभी कभी चटर्जी भी आंसर लेते हैं, ओके। और जन गण मन, जन गण मन है ना, जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसके रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी है, क्लियर हो गया।
वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी। ओके। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब दोनों सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। ये आपको पता ही होगा। लोकसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा को उच्च सदन कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं निम्न सदन। क्लियर हो गया? और देखो उच्च सदन में कितने सदस्य हो सकते हैं? मैक्सिमम 550। ठीक है, मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? 550। और राज्य सदन में जो कि निम्न सदन में होता है राज्यसभा में, उसमें हो सकते हैं 245। क्लियर हो गया? तो ये टर्म भी आप याद रखेंगे, संख्या भी आप याद रखेंगे। तो जब दोनों सदनों को मतलब लोकसभा और राज्यसभा को जब मिलाया जाएगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, जो उच्च सदन के अध्यक्ष होते हैं यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष, वही जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है। ओके। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, इसका आंसर शायद मैंने कुछ दूसरा ले लिया था, आप लोगों ने कुछ कमेंट किया था, मैंने देखा है ना, मैं सारे लोगों के कमेंट्स देखती हूँ। ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया कीजिए, और अगर कुछ गलत होता है तो वहाँ भी आप सुधरवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी सीख ही रही हूँ आप ही लोगों की तरह। सीखना तो पूरा ज़िंदगी भर चलता है फ्रेंड्स, तो मिस्टेक मुझसे भी हो जाती है, ऐसा नहीं है, तो मिस्टेक को सुधरवा आप सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंचनजंगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8586 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 8586 किलोमीटर है, और यह कहाँ पे स्थित है? यह नेपाल और भारत की सीमा, भारत में कहाँ? सिक्किम की सीमा पर लगी हुई है। ठीक है, नेपाल और भारत जो कि सिक्किम में लगी हुई है इसकी सीमा, और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है। ठीक है, 8586 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। ओके। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसको रोलेट एक्ट कानून कहते हैं, काला कानून भी कहते हैं इसी को, महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया था काला कानून के हिसाब से काला कानून किसका दूसरा नाम है, ऐसा करके। ठीक है, तो काला कानून पूछे, जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछे, रोलेट एक्ट वर्ष पूछे, तो सभी का आंसर आपको क्या लेना है? 1919 को। क्या लेना है? 1919 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्यों हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? जब क्योंकि रोलेट एक्ट के विरोध में भारतवासियों ने, जो कि कुछ वहाँ पे नगर के वासी थे, उन्होंने क्या किया था? विरोध प्रदर्शन किया था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया था? 400 लगभग 400 नागरिकों को अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि अमृतसर में, नाम याद रखेंगे, अमृतसर पंजाब में हुआ था। क्लियर हो गया? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे स्थित है? अब यह इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, जो रायपुर से होंगे बताना। ठीक है, कमेंट करना मुझे आप लोग कौन कौन रायपुर से देख रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खारून नदी। ठीक है, रायपुर किस नदी के किनारे स्थित है? खारून नदी के किनारे रायपुर स्थित है। ओके। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? तो यहाँ तो छत्तीसगढ़ वाले क्वेश्चंस का पहला ही क्वेश्चन था मेरा, जो कि रिपीट हो चुका है। क्या हो जाएगा आंसर? 1 नवंबर 2000। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आया था। जो 8वीं लेवल का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कराया है ना, 8वीं लेवल का प्यून का क्वेश्चन पेपर है वह, CGPSC प्यून का। अगर आपने पेपर अभी तक नहीं देखा है, एक बार जरूर से वॉच करना फ्रेंड्स, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न व्यापम या PSC पूछता है करके। ठीक है, तो उस पेपर यहाँ पे मैं थंबनेल लगा दूंगी, एक बार जरूर से आप चेकआउट करना। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु कौन सा है? जंगली भैंसा, हिरन, बारहसिंगा हाथी, या कौन सा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है जंगली भैंसा। कौन सा है? जंगली भैंसा है। पक्षी कौन सा है? पक्षी है पहाड़ी मैना। कौन सा है? पहाड़ी मैना। वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष है हमारा साल या सरई। क्लियर हो गया? सारे पॉइंट्स आपको याद करके चलना है। ओके। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? मतलब सबसे ज़्यादा वन किस जिले में है आपको बताना है। तो रायगढ़ में है क्या? नहीं। कांकेर में है क्या? नहीं। सरगुजा में है? नहीं। सबसे बड़ा वन क्षेत्र
बस्तर में है। कहाँ पे? बस्तर में है। और भारत का पूछ दिया, भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, ये पूछ दिया, तो क्या आंसर लेना है? एमपी, मध्य प्रदेश में भारत का सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है। गुरु घासीदास किस समाज सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो इसका भी प्रश्न सीजीपीएससी वाले में आया हुआ था, प्यून वाले में। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सतनाम पंथ से, आर्य समाज से, ब्रह्म समाज से या कबीर पंथ से। तो किन से जुड़े हुए थे? सतनाम पंथ से गुरु घासीदास जी साहब जुड़े हुए थे। ठीक है। और आप याद रख सकते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और गुरु घासीदास जी जो थे वह सतनाम पंथ से जुड़े हुए थे। ओके। छत्तीसगढ़ की किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं? तो यह मैंने पोल वाले में आपको कराया था, पोस्ट वाले में, उसका भी आप लोग देखा कीजिए, उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ। ठीक है। तो इसका जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसको कहते हैं? शिवनाथ नदी को तो नहीं कहते, खारून को भी नहीं कहते, हसदेव को भी नहीं कहते, किसको कहते हैं? महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है। और सरगुजा की जीवन रेखा अगर पूछ दिया तो सरगुजा की जीवन रेखा किसको कहते हैं? रिहंद नदी को। किसको कहते हैं? रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं। क्लियर है। बस्तर दशहरा महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो यह तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो एक बार देख लेना, इसमें से क्वेश्चंस फंसते ही हैं, बहुत ही इजी है लेकिन स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है। तो बस्तर दशहरा कहाँ कितने दिनों में मनाया जाता है? 15 दिन तो नहीं होता, 30 दिन भी नहीं होता, 90 दिन भी नहीं होता, कितने दिन का होता है? 75 दिन का। ठीक है। और इसी में होता है पाठ यात्रा, जो कि कितने दिन तक चलता है? 60 दिन तक चलता है। इसको चालू किसने किया था? पुरुषोत्तम देव ने। ठीक है। चालू किसने किया था? ध्यान से सुनना, पुरुषोत्तम देव ने चालू किया था। पहला त्यौहार कौन सा होता है? पहला त्यौहार होता है काशीन गादी का। ठीक है। आप लोग छत्तीसगढ़ जीके वाली मेरी वीडियो एक बार देख लेना, उसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने कराए हैं, बहुत सारे प्रश्न उसमें से फंसने की संभावना रहेंगी। ठीक है। तो उस वीडियो के जरूर से वॉच आउट कर लेना। ठीक है। आपको हेल्पफुल रहेंगी। छत्तीसगढ़ की किस जगह पर भोरम देव मंदिर स्थित है? तो भोरम देव मंदिर छत्तीसगढ़ की किस जगह में स्थित है? कवर्धा, धमतरी, महासमुंद या बिलासपुर। तो किस जगह में है? यह है आपके कवर्धा में। छत्तीसगढ़ का भोरम देव मंदिर जो है किसमें, कहाँ पे स्थित है? कवर्धा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11वीं शताब्दी में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, पूछ चुका है एग्जाम में, व्यापम में। तो कब स्थापना हुई थी? 11वीं शताब्दी में। और इसको और क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? छत्तीसगढ़ का खजुराहो। ठीक है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस मंदिर को कहते हैं? इस प्रकार से प्रश्न आता है। तो किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं भोरम देव मंदिर को। ठीक है। एक बार और रिवीजन करवाती हूँ। भोरम देव मंदिर कब स्थापना हुई थी? 11वीं शताब्दी में, जिसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो मंदिर कहते हैं। कहाँ पे स्थित है यह कवर्धा में स्थित है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गंगरेल बांध। यह तो आपको पता ही है, धमतरी जिला में है। ठीक है। धमतरी जिला में सबसे बड़ा बांध गंगरेल डैम है। ओके। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉट बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? हमने देख लिया इसका आंसर, विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका रासायनिक नाम होता है। रासायनिक नाम क्या होता है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग रहता है विटामिन के, विटामिन डी का? फिलोक्विनोन। ठीक है। रासायनिक नाम आप याद रखेंगे। फिलोक्विनोन जो होता है वह विटामिन के को रासायनिक नाम है, और यही क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर कौन सा है? तो यह भी आपको पता ही होगा, ये तो बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न आ गए। तो मलेरिया फैलाने वाले मच्छर कौन से हैं?
फ्रेंड्स आप लोग बोलते हो कमेंट में कि मैम बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न हो जा रहा है, थोड़ा टफ लेवल का लेकर के आइए, कोड वाले प्रश्न लेकर के आइए करके। और जब मैं कोड वाले प्रश्न अपलोड करती हूँ तो आप लोग बोलते बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, इस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे करके। तो मैं करूँ क्या, बताइए, आप ही लोग बताइए कि आपको इजी प्रश्न देखना है कि टफ लेवल का देखना है। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो अपलोड करने का यहाँ पे कोड वाले प्रश्न मैंने अपलोड किए थे, थंबनेल देखना, अगर आपने वीडियो नहीं देखा एक बार चेकआउट भी जरूर से कर लेना। उस वीडियो को अपलोड करने का मकसद मेरा यह था कि आपको आइडिया हो सके कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी किस्मत खराब रही तो क्या होगा, कूट वाले प्रश्न भी दे सकता है व्यापम। वैसे तो 99% गारंटी है कि इसमें कूट वाले प्रश्न नहीं आएंगे करके, लेकिन अगर किस्मत खराब रही और कूट वाले प्रश्न आ गए तो आपको आइडिया भी तो होना चाहिए ना कि हाँ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं करके। तो इसीलिए क्या करना, आप लोग एक बार उस वीडियो को जरूर से वॉच आउट कर लेना, ताकि आपको आइडिया हो सके हाँ अगर कूट वाले प्रश्न आ भी गए तो भी हमको क्वेश्चन सॉल्व करके ही आना है करके, ठीक है। तो मेरा मकसद है फ्रेंड्स आपको सारी तैयारी कराना, सारी पॉसिबिलिटीज़ जो भी पॉसिबिलिटी बनती है सारे चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर करना। बाकी आपको किस टाइप की वीडियोस देखना है आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है आप देख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे बेनिफिशियल लगा, मैंने आपके लिए वही क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग गलत जानकारी नहीं दूंगी फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो इसमें कूट वाले प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने एक बार करा दिया है। उस वीडियो को कम से कम एक वीडियो जरूर से देख करके जाइए आप लोग, है ना। कम से कम एक वीडियो जरूर से देखना, जिससे क्या है आपको आइडिया तो रहे कि किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं करके, ठीक है। तो देखना इसका आंसर क्या हो जाएगा। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर कौन से हैं? क्यूलेक्स तो नहीं है, एडिस भी नहीं है, सैंड फ्लाई भी नहीं है, एनाफिलीज। एनाफिलीज में भी कौन सा, मादा एनाफिलीज, ठीक है। कभी कभी नर एनाफिलीज भी देता है तो नर वाला ऑप्शन नहीं होगा, मादा एनाफिलीज हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? निदान करना मतलब डायग्नोसिस करना, नहीं। योजना मतलब प्लानिंग करना, बिल्कुल नहीं। मूल्य निर्धारण करना, बिल्कुल नहीं। सबसे पहला होता है मूल्यांकन करना, ठीक है। देखो इसका आंसर कैसे लिया है मैंने, मैं बताती हूँ आपको। नर्सिंग प्रक्रिया, इसमें आप लोग क्या करेंगे, कोई मरीज आपके पास अगर आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका प्लानिंग करना चालू कर देंगे कि हाँ इसको ये ट्रीटमेंट करना है, वो ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसे प्रकार चालू करेंगे क्या? नहीं। सबसे पहला उसका असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन करेंगे। हाँ किसी को चोट लगी है तो वह लगी क्यों है, इस प्रकार से ही करेंगे ना। इलाज करने का यही जो तरीका है, सबसे पहला उसका असेसमेंट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि हाँ इसको चोट लग गई है, इस स्थान में चोट लगी है, इस प्रकार से करेंगे। फिर देखेंगे कि चोट गहरी है कि क्या है। तो मतलब देखो कूट वाले प्रश्न इसको भी बना सकते हैं। चलो देखो कैसे कूट वाले प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देगा, नर्सिंग प्रक्रिया जो दी गई है नीचे उसको लाइन से जमाइए, मतलब चरणबद्ध जमाइए, इस प्रकार का प्रश्न दे देगा, ठीक है। अब आपको चरणबद्ध जमाना है तो कैसे जमाएंगे बताओ। तो मूल्यांकन सबसे पहले करेंगे, दूसरे नंबर में क्या करेंगे, उसका देख लिए हाँ इसको इस जगह पे चोट लगी है करके। अब देखेंगे कि वहाँ गहरी है चोट है कि हल्का फुल्का चोट है, क्या करेंगे उसका डायग्नोसिस करेंगे, निदान करेंगे। क्लियर हुआ ना। फिर क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग कैसे करेंगे कि हाँ इस जगह पे चोट लगी है, इतनी ज़्यादा गहरी चोट लगी है तो इसका ये वाला ट्रीटमेंट करेंगे, इसको बॉटल चढ़ाएंगे, क्या करेंगे, उस प्रकार से प्लानिंग करेंगे, है ना। सबसे लास्ट में क्या करेंगे, मूल्य का निर्धारण करेंगे। हाँ इसका इतना बिल बन रहा है, इतना खर्चा पानी इसका होगा करके। क्लियर हुआ। इसी को कूट वाले प्रश्न में पूछ सकता है। अगर आप लोगों का डाउट हो कि कूट वाले प्रश्न कैसे आएंगे करके, तो मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ आपको। कूट वाले प्रश्न ऐसे ही आते हैं फ्रेंड, जो भी सिंपल क्वेश्चन है उसी को लाइन से चरणबद्ध क्रम में पूछ सकता है। किसी को सही कूट कौन सा है ये भी पूछ सकता है ना। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना रहेगा। ओके तो हो गया। अतिसार यानी कि डायरिया, डायरिया का मुख्य खतरा क्या होता है? तो डायरिया से मुख्य खतरा क्या होता है, मतलब दस्त हो जाना। डायरिया मतलब दस्त हो जाना, और जब दस्त होता है तो क्या होता है, वॉमिटिंग नहीं होती, बुखार नहीं होती, संक्रमण तो होता है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है, निर्जलीकरण। जब भी दस्त होता है शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा। ओके चलो अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर का तापमान नापने का सामान्य स्थान कौन सा होता है? तो सामान्य स्थान कौन सा है, जीभ के नीचे नाप सकते हैं। हाँ देखो सबसे पहले बताती हूँ, शरीर का तापमान आप किससे मापते हैं, थर्मामीटर से। ओके
थर्मामीटर, जब आपको बुखार होता है डॉक्टर के पास जाते हैं तो थर्मामीटर लगाते हैं ना बुखार चेक करने के लिए, तो किस जगह पे लगाते हैं? जीभ के नीचे भी लगाते हैं, कान के नीचे भी लगाते हैं, कांख में, कांख मतलब होता है बगल में, ठीक है, बगल जिसको एक्जिला भी बोलते हैं, इसमें भी लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आपको एकदम सिंपल वे में याद रखना है, कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, आम भाषा में याद रखिए, जिस आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करके याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, मुझे अगर बुखार होगा, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, तो वह क्या क्या प्रोसेस कर सकता है, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे ना फ्रेंड्स, तो ईजी वे में आंसर बनते हैं, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का, ये तो आपको पता ही है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किससे होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कौन करता है? थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क, अग्नाशय या पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कौन करता है? अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास, ठीक है। इंसुलिन का स्रावन कौन करता है? अग्नाशय ग्रंथि, जिसको पैंक्रियास भी बोलते हैं, ओके। डेंगू बुखार किससे होता है? तो डेंगू बुखार किससे होता है? डेंगू बहुत ज़्यादा फैलता है, फैलने वाला बीमारी कौन सी होती है? वायरल बीमारी। और वायरल किससे होता है? वायरस से होता है। डेंगू किससे होता है? वायरल बीमारी है जो कि वायरस से फैलता है, ठीक है। सामान्य रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो यह तो आपको पता ही है, 120/80। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 क्या होता है? इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। 80 वाला जो निम्न होता है उसको हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। ये मैंने कल वीडियो में अपलोड किया था, उसमें डिटेल में आपको बताया है। वीडियो नहीं देखा होगा तो चेकआउट कर लेना, ठीक है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो किस अंग द्वारा करते हैं? ये हो जाएगा हृदय, यकृत, वृक्क यानी कि किडनी, फेफड़ा यानी कि लंग्स। तो क्या हो जाएगा? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वह वृक्क में होता है, ठीक है। किडनी जो है वह रक्त का शुद्धिकरण करता है और यूरिया नामक पदार्थ को, यूरिया नामक मटेरियल को बाहर निकालता है, ठीक है। तो यहाँ भी याद रखेंगे आप, यूरिया को बाहर निकालता है, ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण करता है वृक्क यानी कि किडनी। इसकी इकाई क्या होती है? इकाई होती है नेफ्रॉन। ये मैंने आपको बता रखा है। देखो आज का लास्ट प्रश्न करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय, यकृत, वृक्क या अधिवृक्क। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर जो है वह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो बाइल जूस का निर्माण करती है, ठीक है। बाइल जूस यानी कि पित्तरस, पित्तरस का निर्माण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी कि लीवर, जो कि बाइल जूस का निर्माण करती है, जो खाने को पचाने में सहायता करती है। क्या चीज़? खाने को पचाने में सहायता करती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। सारे वीडियोस चेकआउट करना क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है सारे वीडियोस, ठीक है। और 10K सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवा दो यार। 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए 2-4 दिन के अंतर्गत में। जितने ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। 10K सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तो आपको जैसे आप लोग बुक का लिंक मांगते हैं, ठीक है, कोई लोग होते हैं जो बुक का लिंक मांगते हैं, तो यह फीचर मेरे में एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे मैं आपको क्या करूँगी, जिससे मैं आपको डायरेक्टली बुक का लिंक प्रोवाइड कर पाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग मेरी हेल्प कीजिए 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने में। मैं आप लोग की हेल्प करूँगी बुक का लिंक्स प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो लास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।